हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो भाई आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के एपिसोड 10 को। ये एपिसोड 10 लास्ट एपिसोड होने वाला है मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के, और इसमें बहुत से क्लाइमैक्स आने वाले हैं और बहुत से सरप्राइजिंग पॉइंट्स भी आने वाले हैं, जो कि मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो जब तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, इससे पहले अगर आपने इसके 9 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको क्लिक करके मिर्ज़ापुर सीज़न 3 नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप स्टार्टिंग से एंड तक देख सकते हैं। आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो अभी बढ़ता हूँ मैं बिना किसी देरी के एपिसोड 10 की ओर, बने रहिए। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है जब हमें, जैसे कि लास्ट एपिसोड में पता लगा था कि गोलू जो होती है वो भरत त्यागी के बंधक से छूट के भाग जाती है। वो वहाँ से भागने के बाद सीधा जाती है अपनी फैक्ट्री में, और फैक्ट्री का माहौल चल रहा होता है भाई कि फैक्ट्री बंद होने के कार पे आ जाती है, क्योंकि उनका जो मालिक था गुड्डू भैया वो तो जेल जा चुका है। अब जो वर्कर्स है उनके पास उनकी सैलरी नहीं आ रही है, जो दिहाड़ी पे मजदूर है उनको तक उनका पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो सब मांग करते हैं कि या तो हमें हमारा पैसा दो वरना हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन उसी वक्त पे गोलू आ जाती है, जो उनसे कहती है कि सबको सबका पैसा मिलेगा और घबराने की कोई बात भी नहीं है। जहाँ पे उन सबको आश्वासन आता है गोलू को देखने के बाद कि हाँ, कोई मालिक अभी भी है जो हमारी केयर करता है। और यहाँ पे गोलू कहती है कि सबने ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है, आखिर बात क्या है। तो तब उनको एक अखबार दिखाया जाता है, जहाँ उसको पता लगता है कि उसके जो मरने की खबर सुनने के बाद उसके जो पापा ने हैं, अब फिर जहाँ दिखाया जाता है वो एक अखबार पढ़ती है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसके पापा अब नहीं रहे हैं और उन्होंने गलत कदम उठा लिया है। तो यही सुनने के बाद, ये देखने के बाद उसको काफ़ी दुख होता है। साथ साथ उसको पता लगता है कि गुड्डू भैया अब जेल में जा चुके हैं। और यहाँ पे दिखाया गुड्डू जो कि जेल में बंद होता है, काफ़ी निराश होता है। अब भाई गोलू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से गुस्से में फ़ोन मिलाती है उस बंदे के पास जिस बंदे से उसने बात की थी जेपी यादव से मीटिंग फिक्स कराने के लिए, क्योंकि अभी वो बंधक थी तो उसको इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। अब वो फ़ोन करती है, जहाँ पे वो आदमी फ़ोन उठाता है और कहता है क्या तुम सच में गोलू बोल रही हो, क्योंकि मैंने तो सुना था गोलू मर गई है। जहाँ पे गोलू कहती है कि मेरा दिमाग ख़राब ना करो तुम, और हमें सीधे सीधा बताओ कि जेपी यादव से कब मीटिंग करा रहे हो, वरना हम वहाँ पे आके भी तुमसे पूछ सकते हैं सामने। जहाँ पे वो कहता है कि भड़को मत, मैं तुम्हारे जेपी यादव से मीटिंग फिक्स करा दूंगा, बट उसके लिए कुछ मनी लगेगा जो मुझे चाहिए। जहाँ पे वो कहती है अभी तो है नहीं, बट मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी, पहले आप मेरी मीटिंग फिक्स कराओ, मुझे मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट सीन घूमता है, जहाँ पे दिखाया जाता है जरीना को, जो कि जेपी यादव के घर पे होती है। उसको पता नहीं होता कि उसका जो क्लाइंट है वो जेपी यादव है। अब वहाँ पे जब जेपी यादव आता है उसको देख के वो शॉक हो जाती है। जहाँ पे जेपी कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ ज़रूर आती, जहाँ पैसा दिखा वहाँ पे जरीना बिकी, अब फिर से मैंने तुमको प्रूफ कर दिया है, और अभी तुम यहाँ पे आई हो तो कुछ खास मोटिव ज़रूर होगा। जहाँ पे जरीना कहती है कि इतना तो मुझे ही पता है कि तुम ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मुझे नहीं बुलाओगे, मुझे सच बताओ कि तुम चाहते क्या हो और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। यहाँ पे अब जरीना कहती है कि ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ आप क्या चाहते हो, मैं सरकार गिराने में आपकी पूरी पूरी मदद करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। जहाँ पे जेपी कहता है कैसी शर्त, जहाँ पे वो अपनी शर्त बताती है कि आगे जाके सीएम मैं ही बनूंगी, आप लोग सीएम नहीं बनोगे। जहाँ पे जेपी कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा उतावली नहीं हो रही हो, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला लेने का हक तुम्हें किसने दिया है। अब वहाँ पे जेपी यादव उसको लेकर जाता है कमरे में और वो अपना टाइम पास करते हैं। अब नेक्स्ट सीन घूमता है और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे माधवी जो होती है वो लेक्चर दे रही होती है, भाषण दे रही होती है लोगों के सामने, जहाँ पे वो उद्घाटन करने वाली होती है आम बाग का, जहाँ पे उसके पापा की स्टैचू की मूर्ति होती है, काफ़ी बड़ी होती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक आदमी होता है जो कि बात करता है जरीना से, जहाँ पे उनकी मीटिंग फिक्स होती है सरकार गिराने के लिए कि वो क्या करने वाले हैं। और वो पूछता है जरीना से कि तुम कहाँ रह गई हो, काफ़ी वक्त लग चुका है, इतना वक्त मेरे पास है नहीं, तुम जल्द से जल्द या फार्म हाउस पे पहुँचो। जहाँ पे वो कहती है हाँ, हम फार्म हाउस पे पहुँच रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा और हमें रास्ता पता नहीं है, मैं जल्द ही 10-15 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी, वहाँ मिल के बातें करते हैं। अब भाई सीधा जब जरीन अपना फ़ोन करती है उस आदमी के पास जिससे उनकी मीटिंग फिक्स हुई थी, तो कहती है मुझे कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि वो सारे एमएलए को लेकर उसके पास जा रही होती है। तब वो कहती है कि आप पहले एक बंदे से बात करो जो मेरे साथ है। अब वो बात करता है एक बंदे से, बंदा होता भैया शरद शुक्ला। हाँ भाई, उसने जरीन जरीन को सारे एमएलए के साथ अपने काम पे बुला लिया है, अपने पास बुला लिया है। और वो उस आदमी से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे जीने के दिन ख़त्म होने वाले हैं, जो तुम ये खेल खेल रहे हो। और दूसरी बात मैं तुमको बता देता हूँ कि इस पार्टी से कोई भी एमएलए बिकाऊ नहीं है। और ये बात कहने के बाद वो फ़ोन काट देता है और सभी एमएलए को हिंदी में समझाते हैं कि अगर कोई भी एमएलए ने बिकने की कोशिश की तो ये याद रखो, हम तुम्हारी जान तक की कीमत लगा दूंगा। और दूसरी बात, अगर किसी ने माधवी के साथ धोखा किया तो मैं उनकी जान ले लूँगा, ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ, मुँह पे कह रहा हूँ। इसके बाद भाई नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गोलू को, जो कि पहुंचती है जेपी यादव से मिलने के लिए उसके घर पे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से उससे मिलना चाहती थी, कुछ डील करना चाहती थी। और अब तो ये मौका था जब गुड्डू जेल जा चुका था, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था जेपी यादव से मीटिंग करना। अब वो उससे मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे जेपी शुरू में कह देता है कि बिना पैसे मैं किसी से नहीं मिलने वाला। जहाँ पे वो कहती है कि एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और तुम्हें भी मेरी मदद की ज़रूरत है सरकार गिराने के लिए, और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है अपने एक काम के लिए।
तो हमें दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो हमें बैठना होगा, बात करनी होगी। और भाई अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो डिम्पी होती है गुड्डू की बहन, वो मिलने जाती है माधवी से सीएम से। जहाँ पे जाने के बाद वो उससे कहती है हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं कि बताओ आप हमें क्या दिखाना चाहती हो। जहाँ पे वो कुछ सबूत दिखाती है उसको, किस चीज़ के, शरद शुक्ला के खिलाफ कुछ सबूत होते हैं। जहाँ पे वो सबूत सीधा सीधा कहते हैं कि उसने हमला करवाया था माधवी के ऊपर जब वो उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। ये देखने के बाद उसको बहुत ही शौक लगता है। फिर वो कहती है कि देखो पहली बात तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये सच है या झूठ है, और अगर तुम सोचो ये सब दिखाने के बाद हम गुड्डू के ऊपर कुछ रहमियत दिखाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा अब भी मिलेगी। जहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि समाज में जितने भी गुड्डू भैया जैसे दरिंदे हैं उन सबको उसके मुकाम तक पहुँचे वो, इसलिए मैं आपको सबूत दिखाने आई हूँ। अब इसके बाद माधवी बुलाती है भाई शरद शुक्ला को मिलने के लिए। जहाँ पे वो खुशी खुशी मिलने जाता है और उसे सीधा सीधा सवाल पूछती है कि मुझे सच बताओ कि तुमने अब तक क्या क्या किया है और मुझसे क्या क्या छुपाया है। जहाँ पे वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं जो मैंने तुमसे छुपाई हो, मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने सच रखा है, कोई झूठ का पर्दा नहीं है। जहाँ पे वो कहती है एक बार और याद कर लो। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ एक बात हो सकती है कि कालीन भैया जो है वो अब तक जीवित है, हमारे ताऊ जी है, और मैंने उनको अपने घर पे सेफ रखा हुआ होता है। ये सुनने के बाद उसको भी काफ़ी शौक लगता है। जहाँ पे वो कहती है ठीक है और कुछ। जहाँ पे वो कहता है और कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे को सारी सच्चाई बता दी है। इसके बाद वो कहती है ठीक है हमें मिलना है कालीन भैया से, यानी कि अपने ससुर जी से, और उनको बोलो कि वो हमसे मिले अकेले में, और कोई कुछ बातें करनी है मुझे उनसे, उनका हालचाल लेना है। जहाँ पे एक बार उसको शौक लगता है कि अकेले में क्यों। जहाँ पे वो कहती है कि देखो वो मेरे ससुर जी है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ, तुम मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। जहाँ पे वो जाके सीधा बताता है अपने ताऊ जी को यानी कि कालीन भैया को कि माधवी जी आपसे मिलना चाहती है। जहाँ पे वो कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने उनको क्यों बताया कि मैं अब तक जीवित हूँ और तुम्हारे पास हूँ। जहाँ पे वो कहता है कि देखो वो भरोसे लायक है तो उस पर भरोसा करो, मैं जानता हूँ उनको। फिर वो उस पर भरोसा करता है और कहता है ठीक है मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। अब वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ बाहर कहीं मिलते हैं, और शरद शुक्ला उसको मिलाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब भाई वहीं पे कालीन भाई होते हैं, वहीं पे माधवी होती है और अकेले में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे माधवी एक डील करती है उसके साथ। उससे पहले वो मीना त्रिपाठी से मिल जाती है, बट उसको बातों से लगता है मीना त्रिपाठी की कि मीना त्रिपाठी नहीं चाहती है कि कालीन भैया जिंदा हो, वो मर जाए तो बेहतर है। उसको ऐसा शौक लगता है, लेकिन वो उसको सच्चाई नहीं बताई है। बताया उसने कि कालीन भैया अब भी जिंदा है, उनको बिना बताए वो मिलने चली गई है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जो गोलू होती है वो मीटिंग करती है किसके साथ, गृह मंत्री के साथ। जहाँ पे जेपी यादव भी बैठे होते हैं। जहाँ पे उनकी मीटिंग होती है तो वो गृह मंत्री को अपने लिए अट्रैक्ट करती है, यानी कि सपोर्ट में लाती है और कहती है कि देखो अगर गुड्डू जेल से बाहर आता है तो आपके लिए बहुत कुछ बदल सकता है, आपको सीएम की कुर्सी तक मिल सकती है। ये बात सुनने के बाद वो भी काफ़ी इंप्रेस होता है और वो तैयार होता है गुड्डू को जेल से बाहर निकालने के लिए। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है भैया कालीन भैया और माधवी जी को जो कि एक दूसरे से मिलते हैं, और कालीन भैया कहते हैं माधवी से देखो मेरा मोटिव ये है कि अब हम शरद शुक्ला को मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठाना चाहते हैं, यही मेरा आखिरी मकसद है और यही रहेगा। अब भाई नेक्स्ट सीन में जब वो कहती है कि अब होगा वही जो मैं चाहूँगी, क्योंकि आप वही करोगे जो मैं आपसे करवाना चाहती हूँ। आप जो करना चाहते हो वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी बीवी और आपका बच्चा मेरे पास है। अगर आपको वो सही सलामत चाहिए और साथ ही साथ गुड्डू जिंदा चाहिए तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप वो करोगे जो मैं चाहती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कालीन भैया कहते हैं शरद शुक्ला से कि एक मीटिंग बुलवाओ और वहाँ पे हम तुमको राजा घोषित करेंगे मिर्ज़ापुर का। तो वो मीटिंग बुलवा लेता है खुशी खुशी में। जहाँ पे वो सब बैठे हुए होते हैं और शरद शुक्ला बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि अब वो मिर्ज़ापुर का राजा बनने वाला, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बनने वाला है सबके सामने। तो भाई जब वो सब बातें कर रहे होते हैं तभी कालीन भैया की एंट्री होती है वहाँ पे। कालीन भैया की एंट्री देखने के बाद भैया सभी शौक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक होते हैं कि कालीन भैया अब तक ज़िंदा है। जहाँ पे कालीन भैया आते हैं और भाई जैसे ही वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ शरद शुक्ला इस गद्दी पे बैठे, तो ये पहला और आखिरी इंसान होगा जिसके लिए मैं ये कह रहा हूँ। अब आखिरी इंसान की बात सुनने के बाद शरद को शौक लगता है, तो तभी वो एकदम गन निकालता है और वहीं सबके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है और ऑन द स्पॉट सबको मार डालता है। और ये असली रूप होता है कालीन भैया का। वहीं दूसरी तरफ भैया गुड्डू जो होता है उसको छुड़ाने के लिए पूरे पॉलिटिशियन पार्टी लग जाती है ताकि उसको जेल से बाहर कराए। गृह मंत्री की सपोर्ट होती है तो गोलू का ये मकसद कामयाब होता है और गुड्डू जो होता है जेल से फ़रार हो जाता है। और फरार होने के बाद एक ठिकाने पे पहुंचता है जहाँ पे एक नाव होती है, उस नाव में कौन होती है, गोलू। अब गोलू और गुड्डू दोनों मिलते हैं, काफ़ी क्लोज आते हैं। यहाँ पे हमारा इसका क्लाइमैक्स सीन होता है एपिसोड 10 का। और इसका जो सबसे एंडिंग पॉइंट होता है भैया वो ये होता है कि जो नौकरानी होती है मीना त्रिपाठी की वो मिलने जाती है एक आदमी से, खान से। खान से वो मिलती है और खान कौन होता है भैया, खान वही वफ़ादार होता है जो कि कालीन भैया का वफ़ादार हुआ करता था एपिसोड 1 में, एपिसोड 2 में।
और 3 में उसका कोई भी रोल नहीं था, बट आखिर में फिर से उसकी झलक देखने को मिलती है। भाई ये था हमारा सीज़न 3 कंप्लीट रिकैप जो मैंने आपको दे दिया है कि इसमें क्या शुरुआत से हुआ और एंडिंग में क्या होता है। होप करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन सारे एपिसोड अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ने मेरा ये वीडियो एसेस नहीं किया, प्ले लिस्ट एसेस नहीं किया, तो जाके चैनल पर सब्सक्राइब करो और प्ले लिस्ट को एसेस करो। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और हाँ, जो सीज़न 4 होगा उसमें हमें ट्विस्ट ये देखने को मिलेगा कि 3 वर्सेस 3 होगा। उसमें एक तरफ हो गए गुड्डू भैया, एक तरफ हो गए कालीन भैया, एक तरफ हो गए खान साहब। तो आप किस किस स्पॉट में कमेंट जरूर बताना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय श्री राम।